मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल कोरोना को हराकर, क्योंकि खुद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अगर दिल्ली वासी मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन चल रहा है, पुलिस जबरदस्त सख्ती कर रही है। सीधे लिए चलते हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। बदलेंगे, अब इसका उल्टा होगा। अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, अगले 1 महीने सब लोग अपने अपने काम से छुट्टी ले लो। अगला 1 महीना देश के नाम। अगले 1 महीने में हमें घर घर तक जाना है, हर घर तक पहुंचना है। हर बूथ पे हमें कम से कम 10 कार्यकर्ताओं की टीम बनानी है। ये कार्यकर्ता ही बूथ के हर घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। और बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें सावधान भी रहना है और एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल भी रखना है। मास्क जरूर पहन के रखें और सारी हिदायतों का पालन करें। इस बार डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप तो मास्टर हैं इसमें। आप सब लोग सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करें। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर वोटर, हर घर तक पहुंचना है। याद रखना, आप देश में मूल चूल परिवर्तन करने आए हो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर देशभक्त है। मुझे आप सब पे गर्व है। भारत माता की जय। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के बीच हम चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में बदलाव चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिजिटली उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें घर घर पहुंचना है, तो अब आप तैयार हो जाइए। 1 महीने तक घर में रहिए। लोगों से, दिल्ली वासियों से भी उन्होंने अपील की। पांच राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है। सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप चुनाव प्रचार नहीं, देशभक्ति का काम कर रहे हो। इस चुनाव के जरिए आपका मकसद एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी सत्ता में लाना नहीं है, बल्कि आपका मकसद है भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के एक ईमानदार व्यवस्था लागू करना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि बदलाव संभव है। चेंज इज पॉसिबल। परिवर्तन हो सकता है। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया, चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीख आते ही ठंड में भी राजनीति और गर्मा गई है। बीजेपी ने जीत का दम भरा है, तो अखिलेश यादव ने रैलियों पर रोक को लेकर अपनी भड़ास निकाली है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। चुनावी बिगुल बज चुका है, हर पार्टी तैयार है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में आपसी फूट के बीच कितनी तैयार है कांग्रेस? हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से। कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड को लेकर क्या है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। इसीलिए हमने कहा हो रहा इलेक्शन कमीशन, हो रहा उत्तराखंड, पूरा का कांग्रेस, और हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। और 14 तारीख वैसे भी परिवर्तन की तिथि है और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है। कांग्रेस तो उसमें एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है। जब जनता जनार्दन ही तय कर लेती है तो फिर उस धारा को, गंगा की धारा को कोई रोक थोड़ी सकता। वहां तो 3 मुख्यमंत्री बने, कोई आया कोई चला गया, लेकिन परिस्थितियां शांत रही। लेकिन आपकी भी नाराजगी हाल ही में हम सब ने देखी थी। तो हरीश रावत जो कद्दावर नेता है उत्तराखंड के कांग्रेस के, क्या उनकी नाराजगी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है? क्योंकि बार बार गुटबाजी की खबरें कांग्रेस उत्तराखंड से भी सामने आ रही है। देखिए, एक पार्टी के अंदर, एक परिवार के अंदर थोड़ी बातें उठती रहती हैं। वो ऐसी नहीं होती है कि उसे कोई लक्ष्य से अलग हटा जाए। ऐसी बातें आगे भी उठ सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे चुनाव लड़ने के और चुनाव एकजुट होकर के लड़ने और चुनाव को जीतने के हमारे इरादे में कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। और फिर भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दे करके, और जिस प्रकार से इस समय उत्तराखंड की जनता का माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि एक वरिष्ठ नेता ने भाजपा के कह दिया हम 3 बनाए या 10 बनाए, हमारी मर्जी। तो ये लोगों के उनका बयान जले में जैसे कटे में नमक गिरता है, उसकी तरीके से काम कर रहा है। लोग ये जान रहे हैं कि डबल इंजन बिल्कुल फेल रहा है, विकास ठप रहा है, इधर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। 2017 के आंकड़ों की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, 57 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई थी। तो आपने सबक क्या सीखा और क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में? कुछ सबक जो है समय भी देता है।
समय ने एक सबक हमको दिया कि आप धैर्य से प्रतीक्षा करिए और जो रोल आपको जनता ने दिया है उसको आप प्ले करते रहिए। और हमने वही किया। हम लोग विपक्ष के रूप में हमने अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा किया और अब हम सत्ता के आकांक्षी के रूप में चुनाव के मैदान में हैं। जहां तक रहा 57 सीटों का सवाल, उस समय मोदी जी ने एक हिंदुत्व की ऐसी लहर चलाई, वो शमशान और कब्रिस्तान का मामला उछाल करके, दूसरी बातों को उछाल करके, उसमें जो दूसरी पार्टियों का वोट था, फ्लोटिंग वोट जो था, वो सारा बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन उस समय भी एक बात याद रखे, उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस जिस वोट के बल पर 2012 में सत्ता में आई थी, उस प्रतिशत से कुछ ज्यादा ही वोट 2017 में कांग्रेस को मिला, 34% वोट। वो वोट आज हमको सत्ता में वापस लाने का माध्यम बन रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस का ऐसा लॉयल वोट है जो समझता है कि हमको उसी समय सत्ता में आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाए, इसलिए उसने उस हार को अपनी हार के रूप में लिया है और वो अब हमको जिताने का कारण बन रहा है, वो लीड कर रहा है इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान विभिन्न प्रतिबंधों के साथ हुआ। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल न कोई रैली होगी और न ही कोई जनसभा। इसके साथ मतदान के दौरान भी चुनाव आयोग की तरफ से सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। न पैदल यात्रा, न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत और न नुक्कड़ सभाएं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जरिए सुरक्षित चुनाव उनकी प्राथमिकता। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, साइकिल यात्रा, पद यात्रा पर रोक लगाई है। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए रैली के लिए स्थानीय प्रशासन से पार्टियों को इजाजत लेनी होगी। हालांकि अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से, क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की, गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 900 ऑब्जर्वर पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसे को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं हर मतदान केंद्र में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होगी। 690 विधानसभा सीट में मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं।
पोलिंग बूथ 16% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। कोरोना के बेतहाशा भागते आंकड़ों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना पॉजिटिव की स्थिति यह है कि ये 1,59,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। स्थिति काफी खराब हो रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस समीक्षा बैठक बुला ली है, जिसमें आगे की योजनाएं तय हो रही हैं। ये बैठक बस शुरू होने वाली है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और कोरोना टास्क फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही। कोरोना की बेतहाशा बढ़ते आंकड़े से दिल्ली तक खलबली है। पीएम मोदी को मोर्चे पर उतरना पड़ा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ वायरस का बवंडर बढ़ रहा है। कोरोना की तूफानी रफ्तार अब बेहद डराने लगी है। 24 घंटे में 1,59,632 नए केस, 24 घंटे में 327 मौतें, 5,90,611 सक्रिय केस। कोरोना की यही रफ्तार कायम रही तो कोई नहीं जानता कि यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर के मुल्कों का हाल सबके सामने है, इसलिए पीएम मोदी खुद एक्शन में आए हैं। कोविड से दो हाथ की तैयारी की समीक्षा हो रही है। पीएम मोदी के साथ कोविड प्रबंधन से जुड़े प्रमुख चेहरों की बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गब्बा, कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, यानी कोविड प्रबंधन से जुड़ी पूरी टीम इस बैठक में है। पीएम मोदी लगातार किसी न किसी माध्यम से लोगों को मास्क पहनने और टीका लगवाने की अपील करते रहे हैं। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है, वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि 5 राज्यों के चुनावों की तारीख फाइनल हो गई है और चुनावी कार्यक्रमों के चलते कोविड का संकट और बड़ा हो सकता है। इससे पहले कि हालात नियंत्रण से बाहर हो, कोरोना को काबू में लाना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी के पास लिए चलते हैं, जो दिल्ली से इस कोरोना टास्क फोर्स की होने वाली बैठक पर नजर बनाए हुई हैं। श्रेया, क्या कुछ होगा, कितनी गंभीर स्थिति में ये बैठक हो रही है और इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, ये बैठक ऐसे सिचुएशन पे हो रही है जब कोविड की जो केसेस है वो 6 लाख एक्टिव केसेस में अभी छूने वाले हैं। और ये भी कहना जरूरी है कि कल ही हमने देखा कि जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनका भी अनाउंसमेंट हो चुका है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री आज एक पूरे जो कोविड सिचुएशन है देश में उसकी अपडेट लेंगे। हेल्थ मिनिस्टर भी इस मीटिंग में रहेंगे और आज 4:30 बजे से ये मीटिंग शुरू होने थी। और क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं कहीं ना कहीं, तो क्या क्या वो प्रेपरेशंस है, बेड्स हो, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, आईसीयू बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन का प्रेपरेशन क्या है, ये सारे जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में वो आज जानकारी लेंगे। इसके अलावा कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बूस्टर डोजेस भी लगने वाले हैं उन सभी लोगों को जो चुनाव से रिलेटेड काम में जुड़ेंगे, तो ये सारे जो अपडेट्स है वो आज इस मीटिंग में लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अन्य ऑफिशियल्स है, हेल्थ मिनिस्टर खुद, वो सारे मौजूद होंगे इस कोविड एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में। श्रेया, जो हमारे देश के लोगों को चिंता है, हालांकि कमी हमारी भी है, हम बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या इस बैठक के बाद देश में प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय हो सकता है, कोई एडवाइजरी राज्यों को जारी हो सकती है?
देखिए, फिलहाल जो हम अपने सूत्र के मुताबिक सुन रहे हैं कि और प्रतिबंध बढ़ाने की बात तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मैसेजिंग है वो ज्यादातर वैक्सीनेशन को लेके भी आएगा, और ये भी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहने, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं और भी प्रमोट करना, ये सारी डिटेल्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा हमने जो देखा है कि पाबंदियां लगने के बावजूद भी स्पाइक्स हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। हम जहां पे खड़े हैं दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू चल रही है, इसके बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 20% छूने को है। तो आज इसके बावजूद हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने खुद कहा कि लॉकडाउन लगने की चांसेस कम है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट उतना ज्यादा नहीं है पॉजिटिविटी रेट के बढ़ने के बावजूद। सो कहीं ना कहीं पाबंदी ना भी लगे, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं रेट किया जाएगा। बहुत धन्यवाद श्रेया चटर्जी, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, कोरोना टास्क फोर्स के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक बस शुरू कर चुके हैं, और इस बैठक से जो भी निकल कर आएगा हम सबसे पहले आज तक पर आपको जानकारी देंगे। उधर दिल्ली में कोरोना का बवंडर चल रहा है, आंकड़े आंधी की तरह दिल्ली में भाग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये विश्वास दे रहे हैं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की आशंका को भी पूरी तरह से खारिज किया है, कहा है कि बस आप मास्क पहनिए, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है, पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं, नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए, 20,181 नए मामले, 7 लोगों की मौत, संक्रमण दर 19.6%, अस्पतालों में 1,586 मरीज। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा, बिस्तरों डॉक्टरों का क्या होगा? क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी। संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही। 2 तस्वीरें देखिए। ऐसी ही लापरवाहियों से दिल्ली में कोरोना को पैर पसारने का मौका मिला है, वरना क्या वजह थी कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था, तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात 1-2 दिन में फिर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल
लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। कोरोना अपनी सभी सीमाएं तोड़ने पर तुला हुआ है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा चक्र भी कोरोना के आगे फेल हो गए हैं। स्थिति बेकाबू होती हुई देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुला ली है, जो इस समय चल रही है। अब प्रश्न ये है कि क्या एक बार फिर से हमारे देश में प्रतिबंध बढ़ने वाले हैं? क्या इस बैठक के बाद लॉकडाउन का खतरा और तो हमारे देश पर नहीं गहरा रहा है? ये कोरोना की वो रफ्तार है जो न पद देखता है, न हैसियत, न ताकत, न रुतबा। वो चाहे नेता हो या अभिनेता, सांसद हो या मंत्री, नौकरशाह हो या न्यायाधीश, जरा सी चूक और सामने वाला संक्रमण की चपेट में। मिसाल है संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की घुसपैठ। 6 और 7 जनवरी को संसद में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच कराई गई। जांच में 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की चपेट में आने वालों में संसद के स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। गनीमत है कि संसद का फिलहाल कोई सत्र नहीं चल रहा। सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं। मंत्रियों का आना जाना नहीं हो रहा और यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की भी सख्ती है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट इतना तेज और ताकतवर है कि इसके आगे तमाम सुरक्षा कवच ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना की इस लहर की तेज धार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुरुवार को भी 2 जज कोविड पॉजिटिव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। खतरे को देखते हुए सरकारी आवाज से ही जज सुनवाई करेंगे। कोरोना इस बार तमाम दायरे तोड़ने पर अड़ा है। हर रोज आंकड़े बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की रफ्तार भी बेहद तेज है। देश के 5 राज्यों में संक्रमण दर का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल में 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 26%, 100 टेस्ट में 26 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24%, 100 टेस्ट में 24 पॉजिटिव। गोवा में 21%, 100 टेस्ट में 21 पॉजिटिव। और दिल्ली में 19.6%, 100 टेस्ट में 19 पॉजिटिव। चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस विस्फोट के बीच ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जबकि कोरोना पर सटीक जानकारी देने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यूपी में इस लहर का पीक जनवरी अंत तक आ सकता है। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव कोरोना के लिहाज से खतरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बेशक 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। मुंबई पर तो कोरोना की जैसे वक्र दृष्टि पड़ गई।
हाहाकार मचा दिया कोरोना ने, और इस बेरहम वायरस कोरोना ने नेता, अभिनेता, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, किसी को नहीं बख्शा। सीबीआई कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 68 पॉजिटिव। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में फैलता कोरोना। सेलिब्रिटी से सरकार तक कोरोना का संक्रमण। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात ये कि धारावी की झुग्गियों में भी कोरोना की घुसपैठ। ये बीकेसी का उधर एग्जाम्पल दिया, 2500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारा 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है, और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 770 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के, और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। तो ये हाल है मुंबई का। कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलती नहीं कि दोबारा कोरोना की गिरफ्त में आ जाती है। जरा देखिए साल के पहले हफ्ते में ही मुंबई में कैसे कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पर पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस आए और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है, और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा, उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं, और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना डरा रहा है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो।